आप सभी का मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी साहित्य का महाअभ्यास है वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कर रहे थे और आज हम हमारी जो आगे की क्लास है 13 नंबर की क्लास है वो करने वाले हैं। और ये प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो ये रहा। पहला प्रश्न है, बिसलदेव रासो का जो प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? बिसलदेव रासो का प्रकाशन वर्ष है वो संवत 1312 ईस्वी से 12 संवत 1312 या 1155 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कल हम 500 प्रश्न कर चुके थे, आज हम उसके आगे के प्रश्नों की चर्चा है वो करने वाले हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो रचना के रचनाकार के संबंध में सही कथन है वो हमें पूछा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1212 या 1155 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संवत 1073 या 1073 या 1016 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संवत 1073 और 1073 का 1016 ईस्वी बताया। इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? सभी कथन है वो सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1155 ईस्वी माना है और डॉक्टर राजेंद्र ने और रामकुमार वर्मा ने 1016 ईस्वी या 1073 विक्रम संवत है वो माना है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो के संबंध में निम्न पंक्तियां किसने प्रस्तुत की? हमें यह पंक्ति दी गई है और ये किसके? संवत सहसर 73 जानी नालह कवि कविसर सरये वाणी। यह पंक्ति है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र की बिसलदेव रासो के संबंध में जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, हमें पंक्तियों को याद करना है। ये प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो के रचना काल का सर्वमान्य मत के अनुसार समय है वो क्या है? तो बिसलदेव रासो का जो समय है वो 1155 ईस्वी या संवत की हम बात करें तो 1212 माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो रचना का काव्य रूप क्या है? बिसलदेव रासो रचना का काव्य रूप है वो गे है मुक्तक काव्य है। ये गे है मुक्तक काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, वीर काव्य में लिखी गई प्रथम रचना कौन सी है? वीर काव्य के अंदर लिखी गई प्रथम रचना है वो बिसलदेव रासो मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में नायक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था। बिसलदेव रासो या विग्रहराज चतुर्थ इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो या विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के शासक कब तक रहे थे? 1158 से 1163 ईस्वी तक रहे थे। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो की नायिका कौन थी? ये प्रश्न है वो थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 में पूछा गया। 2023 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। परमार वंशीय राजा भोज की पुत्री जिसका नाम राजमती था। हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? यह एक विरह गीत काव्य है। विरह गीत काव्य है ये बिसलदेव रासो है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, डॉक्टर नगेंद्र ने बिसलदेव को किस प्रकार का काव्य माना है? गेह काव्य। बिसलदेव रासो को डॉक्टर नगेंद्र है वो गेह काव्य मानते हैं और मेनारिया है वो इसको गेह काव्य नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मेनारिया ने किस तरह का काव्य बिसलदेव रासो माना है? यह गेह काव्य है वो नहीं, यानी गेह का मतलब
गाने योग्य काव्य है वो नहीं माना है। अगला प्रश्न है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने बिसलदेव रासो रचना को किसके समय की रचना है वो मानते हैं? हमीर, राजा हमीर के समय की रचना इन्होंने माना है। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिसलदेव रासो रचना की विषय वस्तु वह क्या है? विषय वस्तु है, बिसलदेव रासो की विषय वस्तु है विग्रहराज चतुर्थ और राजमती की विवाह संयोग। संयोग से इनका विवाह हुआ। वियोग के अंदर हम बात करें तो संयोग, वियोग और पुनर्मिलन की कथा इसके अंदर मिलती है। संयोग, वियोग और पुनर्मिलन की कथा इसके अंदर मिलती है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो में कितने खंड है? सामान्य सा प्रश्न है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 खंड हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो रचना में कितने चरण हैं? बिसलदेव रासो रचना के अंदर 200 चरण हैं। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो रचना में कितने छंदों में लिखी गई रचना है? 316 छंदों के अंदर ये लिखी गई रचना है बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो रचना कितने खंडों में, कितने चरणों में और कितने छंदों में लिखी गई रचना है? 4 खंडों में, 200 चरणों के अंदर है और 316 छंदों के अंदर ये रचना लिखी गई है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है वो तैयार कर लिए। खंड पूछ सकता है, चरण पूछ सकता है, ये चरण है, चरण भी पूछ सकता है और छंद भी पूछ सकता है। तो हम तीनों है एक प्रश्न में कर लिए। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि बिसलदेव रासो रचना के पहले खंड में कितने छंद मिलते हैं? 85 छंद है वो मिलते हैं। ये प्रश्न है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। ये इसलिए लेके आए हैं कि आपका जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन देकर के एक प्रश्न के ऊपर कम से कम 4 मिनट या 2 मिनट जाती है, तो उससे अच्छा है हम जिस उत्तर हो 1 लाइनर के अंदर इसका उत्तर है वो आप सभी के सामने लेकर के प्रस्तुत हो गया। तो ये आपका समय भी बचा है और क्वेश्चन है वो अधिक हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि बिसलदेव रासो रचना के पहले खंड का वर्ण विषय है वो क्या है? बिसलदेव रासो रचना की जो पहला खंड है उसका वर्ण विषय क्या है? विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती के प्रेम मिलन का विवाह इसके अंदर पहले खंड की हम बात करते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ और राजमती का प्रेम हो जाता है, उसके बाद उसके विवाह और प्रेम दोनों की मिलन, उसके बाद विवाह का वर्णन है वो पहले खंड के अंदर मिलता है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो रचना के दूसरे खंड में कितने छंद है? 86 छंद है। 86 बंद या छंदों के माध्यम से इसको लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के दूसरे खंड का वर्ण विषय क्या है? विग्रह राज के रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने और राजमती का मालवा चले जाने का, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही बिसलदेव रासो में ऐसा कौन से खंड के अंदर मिलता है जिसमें राजमती है से रूठकर के विग्रह राज वो उड़ीसा या मालवा चले जाते हैं? तो यह दूसरे खंड का वर्ण विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो के दूसरे खंड का वर्ण विषय विग्रहराज के रानी राजमती को रूठकर उड़ीसा चले जाने या राजमती का मालवा चले जाने का वर्णन। अगला प्रश्न है वह है कि बिसलदेव रासो के तीसरे खंड से कौन सा कथन है वो सही है? इसमें 103 छंदों का प्रयोग है वो किया गया है। इसके अंदर कितने छंदों का प्रयोग? 103। तीसरे से हम 103 है वो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिसलदेव रासो के चौथे खंड के संबंध में सही कथन कौन सा है? सही कथन है, पहला ऑप्शन है राजा भोज के द्वारा अपनी पुत्री राजमती को मालवा से घर ले जाना, क्या इसमें मिलता है? अगला ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ
का उड़ीसा से वापस आना तथा राजमती को अपने घर वापस लाना, क्या यह मिलता है? तीसरे कथन की ओर हम अगले चलते हैं, विचार करते हैं कि 42 छंदों का इसके अंदर प्रयोग हुआ है कि यह सभी सही है। तो पहला है कि राजा भोज के द्वारा अपनी पुत्री राजमती को मालवा से घर ले जाना, बिल्कुल सही है। विग्रहराज चतुर्थ का उड़ीसा से वापस आना तथा राजमती को अपने घर ले जाना, यह भी सही है और इसमें 42 छंदों का प्रयोग। इस प्रकार हमारे ऊपर की तीनों ऑप्शन है वो सही है, अतः चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने यह रहा, बिसलदेव रासो के कितने छंदों की प्रति का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 128 छंदों की प्रति है जिसका संपादन माता प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि बिसलदेव रासो के संबंध में सही कथन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला ऑप्शन है कि हिंदी का प्रथम 12 मासा का वर्णन इसके अंदर मिलता है। दूसरा ऑप्शन है वीर गीत काव्य के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है। सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्रण मिलता है। क्या चारों ऑप्शन सही है? पहला है कि इसके अंदर प्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है, ये ऑप्शन है। यह प्रश्न सीधा पूछा गया था कि बिसलदेव रासो ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर हिंदी का प्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया था, जिसके अंदर ऑप्शन थे बिसलदेव रासो है, परमाल रासो है, विजयपाल रासो है, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए यह है। वीर गीत काव्य का सबसे पुरानी पुस्तक है तो बिसलदेव रासो को माना जाता है। सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्रण इसके अंदर मिलता है। वेरी ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो सही है, अतः चौथा ऑप्शन है वो सही है। आप सभी को जिस प्रश्न के हम स्टार लगा रहे हैं या जिसको महत्वपूर्ण कर रहे हैं वो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की परीक्षा में आने की 99% संभावना है और ये हमारा तजुर्बा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस रचना को आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है वो माना है? सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है वो बिसलदेव रासो को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। हमारा जो अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने बिसलदेव रासो के बारे में क्या कहा है? सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्रण बिसलदेव रासो के अंदर मिलता है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसके स्टार लगाएंगे। किस रचनाकार ने बिसलदेव रासो की रचनाकार नृपति नालय को जन कवि मानने से इनकार कर दिया है? जन कवि मानने से इनकार करने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि बिसलदेव रासो के रचनाकार नृपति नालय है वो जन कवि नहीं है, इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे जो बिसलदेव रासो रचना है इसके अंदर डॉक्टर नगेंद्र का स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम जो प्रश्न है वो इसी तरीके से बना रहे हैं। हम सामान्य से कठिन की ओर हम लेते जा रहे हैं। हमारा जो प्रश्नों का स्तर है वो निम्न से लेकर के उच्चतर की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। तो हम सबसे पहले सरल प्रश्नों को, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रश्नों की जो शैली है वो व्यापकता की ओर, गहराई की ओर हम लेते हुए चल रहे हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिसलदेव रासो के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने कम से कम 4 मत है, 4 व 5 मत प्रस्तुत किए हैं। एक मत को हम पहले देख चुके हैं और आगे देखते हैं, आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संदेश रासक है वो अब्दुल रहमान की रचना है के समान ही बिसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल और सरस अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। अगर कथन आपसे पूछा जाए बिसलदेव रासो के संबंध में, तो बिसलदेव रासो के संबंध में जो कथन है वो पूछे जाए तो वहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र निश्चित रूप से आपका उत्तर है, डॉक्टर नगेंद्र होगा। अगर कहीं आपको याद नहीं आ रहा, आपकी स्मृति पटल में नहीं समायोजित हो, तो वहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बिल्कुल सा सामान्य प्रश्न है। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान है।
अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से मैं आप सभी को बोलूँगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस के अनुसार मेघदूत कालिदास और संदेश रासक अब्दुल रहमान की संदेश परंपरा बिसलदेव रासो के अंदर मिलती है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि बिसलदेव रासो ऐसी रचना है जिसके अंदर मेघदूत और संदेश रासक रचना की जो संदेश परक उसके अंदर काव्य कृति है वो की गई है। दोनों रचनाओं के संयोग है वो बिसलदेव रासो के अंदर देखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। किसके अनुसार बिसलदेव काव्य के वर्णनों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है? यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। यह कहा है कि बिसलदेव रासो के अंदर ऐसे वर्णन किया गया है कि एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी की गरिमा की स्थापना करती हो। यह डॉक्टर नगेंद्र ने बिसलदेव रासो के संबंध में अपना महत्वपूर्ण कथन है वो प्रस्तुत किया है। हमारा अगला प्रश्न है हमीर रासो रचना के रचनाकार सारंगधर है। सामान्य से हम कठिनता की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ प्रश्न है वो सामान्य है और कुछ प्रश्न इसके अंदर है वो कठिन है। हमीर रासो रचना का रचना काल क्या है? ये प्रश्न है वे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे सामान्य प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। इनका रचना काल है वो 1357 ईस्वी और हम विक्रम संवत की हम बात करें तो 1444 विक्रम संवत है। अगला प्रश्न हमीर रासो रचना का वर्ण्य विषय क्या है? रणथंभौर राणा हमीर का चरित्र चित्रण है वो कितने छंदों के अंदर? 300 छंदों के माध्यम से है चित्रण है किया गया हमीर रासो के अंदर। अगला प्रश्न है हमीर रासो रचना किस रचना से अलग मानी जाती है? जोधराज कृत एक हमीर रासो है जिससे अलग है वो हमीर रासो को माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यह है कि हमीर रासो से संबंधित सही कथन है वो कौन सा है? हमीरदेव के पिता जेतर सिंह थे, बिल्कुल सही है। हमीरदेव की माता का नाम हीरा देवी था और 2 भाई थे इसके, एक का नाम सुल्ताना देव, दूसरे का नाम बिरमा देव। हमीरदेव चौहान को चौहान वंश का कर्ण कहा जाता है, बिल्कुल सही। चारों ऑप्शन हैं सही है, अतः 5 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलीक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यह कहावत किसकी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हमीरदेव चौहान के लिए प्रसिद्ध कहावत है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलीक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो ये तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पंक्ति है, ये पूर्व के अंदर पूछी गई पंक्ति है और इस पंक्ति का जो सार है बड़ा गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। इसके है कि सिंह सवन है शेर को एक ही पैदा करती है और सिंह सवन जो जंगल का राजा होता है। सतपुरुष के वचन ही तो हैं सत्य के, और कदली फलीक बार तिरिया तेल हमीर तिरिया तेल कहने का मतलब, कदली का मतलब जो औरत है वो शादी के अंदर मंडप में बैठने से पहले एक बार उसके ऊपर तिरिया तेल चढ़ता है। इसी प्रकार हमीर का किया हुआ हट है वो कभी वापिस नहीं जाता, एक ही बार हमीर का वचन एक ही बार होता है। तो सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलीक बार, तिरिया तेल हमीर चढ़े ना दूजी बार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमीर रासो रचना में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य है लेकिन महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग इसके अंदर मिलता है। एक और प्रश्न है वो आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमीर रासो से संबंधित कौन सा कथन है वो सही है वो पूछा है। वर्तमान समय में हमीर रासो रचना का मूल स्वरूप प्राप्त नहीं होता, क्या सही है? अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं कि लक्ष्मीधर कृत प्राकृतक पेंगलम में
इस रचना के कुछ पद मिलते हैं। प्राकृतक पेंगलम रचना में सारंगधर, जज्जल और विद्याधर, जज्जल, विद्याधर और बब्बर, इन चारों रचनाओं के पद मिलते हैं, या चारों ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? तो हम विचार करते हैं एक बार फिर से। वर्तमान समय में हमें रासो रचना का मूल स्वरूप प्राप्त नहीं, तो बिल्कुल सही है। अगर इसका वर्तमान स्वरूप हमें प्राप्त नहीं होता तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो लक्ष्मीधर कृत द्वारा प्राकृतक पेंगलम एक रचना है जिसके अंदर इनके कुछ पद हैं मिलते हैं। इसके अलावा इसके ही नहीं, इसके अंदर प्राकृतक जो पेंगलम रचना है इसके अंदर सारंगधर, जज्जल, विद्याधर और बब्बर, इन चारों रचनाओं के पद हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना अपभ्रंश की अंतिम रचना मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की अंतिम रचना है हमीर रासो को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द है वो किस से बना है? हमीर शब्द है अपभ्रंश के अमीर शब्द से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द है वो अपभ्रंश के अमीर शब्द से बना है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि खुमान रासो रचना के रचनाकार दलपति विजय है। सामान्य से प्रश्न है। खुमान रासो रचना का समय है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न है वो यह है कि मिस्र बंधुओं और मोतीलाल मिनारिया के अनुसार खुमान रासो रचना का रचना काल है वो 17वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न, खुमान रासो रचना में किसका वर्णन है वो मिलता है? खुमान रासो रचना है इसके अंदर किसका वर्णन है वो मिलता है? चित्तौड़ के नरेश खुमान के युद्धों का इसके अंदर वर्णन है मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि खुमान रासो रचना में कितने छंद मिलते हैं? खुमान रासो रचना के अंदर कितने छंद है? वो 5000 छंदों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है खुमान रासो रचना में कौन से रस का प्रयोग किया गया? वीर रस एवं श्रृंगार रस। ये प्रश्न पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीर रस या श्रृंगार रस का इसके अंदर प्रयोग है वो मिलता है। हमारा अगला प्रश्न, खुमान रासो रचना की भाषा। खुमान रासो रचना की भाषा तो डिंगल है और बिसलदेव रासो की रचना की भाषा है वो पिंगल है। पिंगल किसकी है? बिसलदेव रासो की रचना की जो भाषा है वो पिंगल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है खुमान रासो ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति कहाँ पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खुमान रासो जो ग्रंथ है इसकी प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय के अंदर है। तो इस प्रकार हमारे आज के इतने ही प्रश्न थे। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो ये था कि खुमान रासो ग्रंथ की जो प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय के अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्नों का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और आपसे उम्मीद है कि आप बड़ी गहराई के साथ अध्ययन कर रहे हैं। और अगर कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से भेजें। इस प्रकार हम आगे के प्रश्नों की श्रृंखला है वो अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।